हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं अरविंद आर्य आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा। आज हम बात करते हैं, तो हमने दो आवेशों के निकाय के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी, दो आवेशों के लिए। और दो आवेशों के लिए जो आपकी ऊर्जा आई थी वो आई थी U इज इक्वल टू क्या, 1 लिख सकते हैं हम यहाँ पे दो आवेशों के निकाय के लिए, दो आवेशों के निकाय के लिए, दो आवेशों के निकाय के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय के लिए जो हमने स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी वो आई थी आपकी U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ये कैलकुलेट किया था हमने, R12 लिख सकते हैं। अब इसमें दो पॉइंट्स याद रखना आप। पहला पॉइंट है इफ, यदि Q1 इंटू Q2 जो है इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आता है। क्या कह रहे हैं, Q1 इंटू Q2 आपको क्या मिलता है, 0 से ज़्यादा मिलता है, ग्रेटर देन 0 मिलता है, तब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, तब दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं एवं उनमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना होगा। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है तो या तो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हैं या Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव हैं। अच्छा, अगली बात करते हैं क्या कि नेक्स्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि Q1 इंटू Q2 जो है वो लेस देन 0 है, Q1 और Q2 दोनों क्या हैं, 0 से कम हैं, तब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं, तब दोनों आवेश यदि Q1 Q2 लेस देन 0 तब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं एवं उन आवेशों में आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। उन आवेशों में आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान रखें, जहाँ से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, क्या आपको पढ़ाया था विद्युत विभव और विभवांतर में संबंध या विभव प्रवणता, वहाँ से आपको लेक्चर देख देख के कॉपी में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि उसके नोट्स आपको PDF में सेंड नहीं किए जाएंगे, तो वहाँ से बनाने हैं। फिर से सुने, कहाँ से बनाने हैं आपको, विभव प्रवणता का जो टॉपिक पढ़ा था वहाँ से लेके आपको जो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है, और आगे मैं बता दूंगा कहाँ तक बनाने, वो लेक्चर देख के नोट्स बनाने, इस बात का ध्यान रखें।
ठीक है। तो ये आपका दो आवेशों के निकाय की स्थिति जुड़ जाती है और उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं बहुल आवेशों के निकाय के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, एक से ज्यादा आवेशों के कारण, ठीक है, या आवेशों के निकाय के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के, सॉरी ऐसे लिखें, बहुल आवेशों के निकाय के कारण, बहुल आवेशों के, बहुल आवेशों के, बहुल आवेशों के निकाय के कारण, बहुल आवेशों के निकाय के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बहुल आवेशों के निकाय के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या करना है आपको, बहुल आवेशों के निकाय के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बहुल आवेशों का निकाय है और उन बहुल आवेशों के निकाय के कारण आपको क्या करना है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करना है। तो देखो हम बात करते हैं बहुल आवेशों के निकाय के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखते हैं, जब आप बहुल आवेशों के निकाय के कारण स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करेंगे तो देखो हमने क्या पढ़ा है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में आवेशों को एक स्थान से अनंत से लाते हैं किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में, और जब आवेशों को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो हमने क्या कहा, जब किसी आवेश को अनंत से किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जब क्या कहेंगे, जब किसी आवेश को, जब किसी आवेश को, जब किसी आवेश को अनंत से, जब किसी आवेश को अनंत से, जब किसी आवेश को अनंत से अन्य आवेश के, अन्य आवेश के, अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, लाने में जो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है उसे, जो कार्य किया जाता है उसे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसे स्थिर वैद्युत, ये पॉइंट लिखने के पीछे भी कारण है, उसे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब समझना इस पॉइंट्स का सेंस क्या है, इसलिए लिखा ये पॉइंट हमने कि देखो जब Q1 आवेश को अनंत से, क्या कहेंगे, जब Q1 आवेश को, जब Q1 आवेश को अनंत से, Q1 आवेश को अनंत से, ठीक है, क्या लिखा, जब Q1 आवेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, सॉरी, जब Q1 आवेश को अनंत से समतल में स्थित, अनंत से समतल में स्थित किसी बिंदु, समतल में स्थित, जब Q1 आवेश को अनंत से समतल में स्थित किसी बिंदु O पर लाते हैं, किसी बिंदु O पर लाते हैं, तब किया गया कार्य, लाते हैं तब
किया गया कार्य कितना कार्य करना पड़ेगा, इस बात को थोड़ा सा समझें। ये आपके पास एक हमने कह दिया ये समतल है और ये समतल में एक कोई बिंदु है क्या, O। इस बिंदु O पर अनंत से हम एक आवेश ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। कौन सा आवेश ला रहे हैं? एक Q1 आवेश ला रहे हैं इस बिंदु O पर अनंत से। कितना आवेश ला रहे हैं? Q1। ये Q1 आवेश हो गया, इसको अनंत से लेके जा रहे हैं, ठीक है। और अनंत से कहाँ पे लाए हम? बिंदु O पर लाए। तो अनंत से चलाकर यहाँ पे बिंदु O1 पर जब हम O पर रखा जब Q1 आवेश को, तो कार्य कितना करना पड़ा? तो किया गया कार्य आएगा आपका W1 बराबर, किया गया कार्य कितना आएगा? W1 बराबर 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, और विद्युत क्षेत्र नहीं है तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। बात समझ में आई? अगर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार जब हम यहाँ पे Q2 आवेश को अनंत से लाएंगे बिंदु O से, R1 बिंदु O से यहाँ पे जो दूरी हो गई ये हो गई आपकी कितनी, कोई O से कोई ये बिंदु हो गया P। अब जब ये बिंदु हमने माना यहाँ पे ये बिंदु हो गया P, इस बिंदु P पर फिर से हम कहाँ से? अनंत से एक दूसरा आवेश लाते हैं, ये अनंत से एक और आवेश लाते हैं Q2। कौन सा आवेश लाते हैं? Q2, ठीक है। ये इन्फिनिटी है, इसको अनंत से लाते हैं और कहाँ पर लाते हैं हम? बिंदु P पर। जब अनंत से बिंदु P पर एक कोई दूसरा आवेश हम Q2 लाते हैं तो किया गया कार्य, ये दूसरा आवेश हो गया Q2, तो किया गया कार्य कितना होगा? तो ये दूरी हमने मान ली थोड़ी देर के लिए R12। तो क्या लिखा? Q2 आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में यहाँ पे हमने लिखा क्या? Q2 आवेश को Q2 आवेश को अनंत से बिंदु P, अनंत से बिंदु P तक लाने में, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। हमने क्या किया? एक Q2 आवेश है उसको अनंत से ला रहे हैं बिंदु P तक, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो किया गया कार्य आएगा W2 बराबर K Q2 अपॉन R12। कितना कार्य करना पड़ेगा? K Q1 Q2 अपॉन R12। K को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक और कोई समतल में सी में एक और कोई बिंदु लिया OP, इसको हमने मान लिया R, ठीक है। इस बिंदु को क्या मान लिया हमने? R मान लिया। अब अनंत से इस बिंदु R पर, कहाँ से? अनंत से इस बिंदु R पर एक तीसरा आवेश लाते हैं Q3। यहाँ पे ये अनंत है, यहाँ पे अनंत पर एक Q3 आवेश है, इसको अनंत से चला के लाए हम इस बिंदु R पर। जैसे ही आप इस बिंदु R पर ये Q3 आवेश रखेंगे, अब जैसे आपने ये Q3 आवेश रखा तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक तो Q1 के आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा इसको रखने के लिए, क्योंकि अब दो आवेश हैं, पहले एक था तो केवल एक के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता। अब कितने आवेश हैं? अब दो आवेश हैं, तो Q1 के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा और Q3 के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, कि अगर इनको आपस में मिला दें, देखो ये तो एक बिंदु हो गया R, और तो इसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और दूसरा आपको इस बिंदु P पर
के जो आवेश रखा है बिंदु P पर, उसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। जो बिंदु P पर आवेश रखा है उसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ये जो दूरी हो गई, ये हो गई R13, और ये जो दूरी हो गई ये हो गई R23। क्योंकि यहाँ पे अगर आप Q3 आवेश रखोगे तो आपको एक तो Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और एक आपको Q2 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं क्या कि Q3 आवेश को अनंत से Q3 आवेश को अनंत से बिंदु R तक लाने में, अनंत से बिंदु R तक लाने में किया गया कार्य, R तक लाने में किया गया कार्य। अब Q3 आवेश को आप अनंत से बिंदु R तक लाएंगे तो कार्य कितना होगा, तो W3। एक तो आपको Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ा, तो वो क्या हो गया, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस एक ये Q2 के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो हमने लिखा K Q2 Q3 अपॉन R23। ये कुल कार्य आ गया। तो एक तो आया ये W1 समीकरण नंबर 1, ये 2 और ये समीकरण नंबर 3। अब मान लो कि हम चौथा भी आवेश लाएं, तो अब चौथा आवेश मान लो अगर आप कहीं पर रखते हो, चलो यहां रख दिया हमने माना, तो अगर आप अनंत से चौथा आवेश लाओगे तो किस किस के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, एक तो Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, एक Q2 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, एक Q3 आवेश के विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? मतलब पहले के बाद आप जितने आवेश लाते जाओगे और जो पहले से आवेश उपस्थित हैं उनके विद्युत क्षेत्रों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हम 3 आवेश की बात करते हैं क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में 3 आवेश का ही डेरिवेशन है। हम 4 का भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी अगर हम 3 के लिए सॉल्व करते हैं तो हम क्या कहेंगे कि 3 आवेश Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 का निकाय निर्मित करने के लिए Q1 Q2 Q3 का निकाय निर्मित करने के लिए किया गया कुल कार्य क्या बताया? 3 आवेश Q1 Q2 Q3 का निकाय निर्मित करने के लिए किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना करना पड़ेगा? तो हम कह सकते हैं W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। इनके मान रखते हैं, तो यहाँ पे लिखा हमने W1, W2, W3 के मान समीकरण 1, 2 एवं 3 से रखने पर का मान समीकरण 1, 2 एवं 3 से रखने पर 1, 2 एवं 3 से रखने पर, तो W1, W2 और W3 के मान हम रखते हैं कहाँ से? समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से। तो W1 का मान हमको पता है 0 है, तो हमने लिखा W बराबर 0 प्लस W2 क्या है? K Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, प्लस K Q1 Q3 अपॉन Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23।
ये हो गया। अब आप आगे देखें तो ये तो 0 है, तो इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, k, तो हमने इसमें से k कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे बचा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, और k को आप क्या लिख सकते हो, तो k को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये फॉर्मूला बन गया Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, ये किया गया, कुल कार्य आपने ज्ञात कर लिया। अब एक बात ध्यान दें कि हमने ऐसा पढ़ा है कि जो कार्य है वो किसके बराबर होता है, तो हमने को पता है कि कार्य बराबर होता है ऊर्जा के। कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हम ऐसा जानते हैं कि कार्य जो है वो बराबर होता है किसके, ऊर्जा, और यहाँ पे कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। कार्य जो है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, और स्थितिज ऊर्जा को आप U लिखते हो, तो ये आ जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, Q2 Q3 अपॉन R23। ये आपको कुल कार्य प्राप्त हो गया, या कुल स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो गई 3 आवेशों के लिए। 4 रखेंगे तो इसी मैनर में सॉल्व करते जाना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।